हाय दोस्तों, मैं मंजीत कुमार एसटीएम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट को कवर करते हैं। दोस्तों, मैथ में आज हमारा पहला लेक्चर है और दोस्तों इस पहले लेक्चर को समझने से पहले सबसे पहले हम मैथ के जो सिलेबस है, क्या-क्या आप लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा में 70 अंक निर्धारित होंगे, जो आपको लिखित तौर पर मिलेगा और प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपको 30 अंक दिए जाएंगे। ये दोस्तों आपके विद्यालय से मिलेगा और समय आपका होगा 3 घंटा, जो पेपर का समय होगा उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हमारी कुल 7 यूनिट है, 7 इकाई है और 7 यूनिट में आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए दोस्तों, पहला यूनिट आपका है संख्या पद्धति। यह दोस्तों आपका 5 अंक का होगा। उसके बाद दूसरा आपका है, इसके अंतर्गत ये संख्या पद्धति के अंतर्गत हमको वास्तविक संख्या पढ़नी है। उसके बाद दूसरा यूनिट आपका होगा दोस्तों बीजगणित और सबसे अधिक अंक इसी में आपको मिलते हैं 18 अंक। इसके अंतर्गत दोस्तों जो है काफ़ी सारे सब जो आपके कंटेंट है पढ़ने हैं। बहुपद, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, ये इतने सारे चीज़ कवर करेंगे 18 नंबर में। दोस्तों आगे ये तीसरी इकाई है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति से आपको 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों इकाई 4 में आपको ज्यामिति के बारे में बताई जाएगी और यह भी आपको 12 अंक जो है इससे आपको पुटअप किए गए हैं। इसमें आपको दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है और रचनाएं पढ़नी है। इन सारे में से जो है आपको 12 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं इकाई 5 की। इकाई 5 में आपको त्रिकोणमिति पढ़नी है और यह भी आपको 12 अंक यहाँ पर मिलेंगे त्रिकोणमिति से। और त्रिकोणमिति में आपको त्रिकोणमिति अनुपात एवं असमीकाएं आपको पढ़नी है। और उसके बाद एक है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई एवं दूरी। उसके बाद बात करें इकाई 6 की, तो इकाई 6 में आपको मेंसुरेशन पढ़ना है और मेंसुरेशन आपको 8 अंक दिलाएगा। और उसके बाद दोस्तों इसके मेंसुरेशन के अंतर्गत यहाँ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। दोस्तों 7वीं इकाई है आपकी सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसके अंतर्गत हम सांख्यिकी पढ़ेंगे और प्रायिकता दोस्तों इसके पहले जो यूपी बोर्ड का सिलेबस था इसमें नहीं था, लेकिन अभी एनसीईआरटी पैटर्न पर जब से ये यूपी बोर्ड ने स्वीकार किया तब से ये प्रायिकता भी आपके सिलेबस से जुड़ गया। दोस्तों इसमें टोटल मिलके होते हैं 5, 18, ये आपके हो जाएंगे 23 और 5 आपका हो जाएगा 28, 12 40 और फिर 12 जो है 52, 8 60 और 10 70। ये टोटल आपके 70 अंक हो गए। प्लस 30 अंक आपको प्रोजेक्ट कार्य से मिलेगा और ये दोनों मिलके आपके 100 अंक निर्धारित हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और जो आपके ये वास्तविक संख्या, इसके बारे में हम पता करते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत जो वास्तविक संख्या हमको पढ़नी थी, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या मतलब जो रियल में है, जिसको हम कहीं कहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम मापन कर सकते हैं या किसी का मान बता सकते हैं, तो वो सारा जो है वास्तविक संख्या, यानी ये वास्तव में ये संख्या है, इसको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और ये दोस्तों किससे मिलके बनी है, तो इसको भी जानते हैं दोस्तों। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। दोस्तों अब देखिए परिमेय संख्या भी कई सारी इसमें संख्याएं ऐड है। ये स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल जाएगा कि हमारी कौन कौन सी संख्या इसमें ऐड हो जाएंगी। दोस्तों देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या में ये पूर्णांक संख्या आती है और भिन्न संख्या।
दोस्तों एक चीज और बता दें आपको कि ये जो भिन्न संख्या है, ये प्रत्येक भिन्न जो है परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे यहाँ पर जो आपको 5/0 कर दें तो ये 5/0 एक भिन्न तो है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो भिन्नात्मक संख्या होती है। उसके बाद हम बात करें तो ये पूर्णांक संख्या होती है, और पूर्णांक संख्या दोस्तों आप जानते होंगे कि पूर्णांक संख्या शून्य, संपूर्ण ऋणात्मक और संपूर्ण धनात्मक संख्या को एक समुच्चय बनाते हैं, तो वह जो है पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये ऋण पूर्णांक संख्याएं, शून्य संख्या और धन पूर्ण संख्या, यानी ये सारे लोग इंक्लूड होके ये पूर्णांक संख्याओं का निर्माण करते हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दें आपको कि जितनी संख्याएं इस संख्या रेखा पर जो है दर्शा सकते हैं, इस पर देखिए दोस्तों, आप प्राकृतिक संख्या को दर्शा सकते हैं, एक से लेके जो है जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है। दोस्तों इसके पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है, तो ये एक से लेके ये यहाँ अपरिमित तक जाएगी, और इसमें जीरो को भी ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, और उसके बाद इन सबको ऐड कर देते हैं तो यही हमारा क्या बनता है, यह पूर्णांक संख्या बनती है। और दोस्तों इसमें जो है अपरिमेय संख्या भी इस लाइनर रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। दोस्तों आगे अगली क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको पूरा ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यदि ये सारा चीज समझ में आ गया होगा तो आपको विश्वास है कि वास्तविक संख्या कवर हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे संख्याओं का जो समुच्चय बन रहा है वही जो है वास्तविक संख्या होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग जब निचली कक्षाओं में भाग किया करते थे और भाग करने के बाद उत्तर की एक जांच करते थे, और वो जांच कैसे करते थे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ संख्या 4 है, 4 और यहाँ 13 है, तो 4 से 13 में भाग किया जाए तो ये 3 बार गया और ये 12 हो गया, यहाँ पर शेषफल 1 आ गया। तो दोस्तों उत्तर की जांच कैसे करते थे कि जो बीच वाला होता था इसको जो है हम यहाँ पर लिख लेते थे 13 और ये बराबर, इसके बाद इनका और इनका गुणा करते थे, मतलब 4 गुणे 3 और उसके बाद प्लस 1 इसमें ऐड कर देते थे, तो बराबर ये आपका यही 13 जब आ जाता था तो हमारा सवाल सही होता था। यानी 4 3 12 आप प्लस 1 फिर बराबर यहाँ पर 13 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये सीक्वेंस यहाँ पर मिला, और इस यही सीक्वेंस जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यानी यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों पर ही अप्लीकेबल होता है, जीरो को वो भी छोड़ा के। तो यहाँ पर दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R उपस्थित है कि यहाँ पर A बराबर BQ प्लस R। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा समीकरण तैयार होता है जो एक दूसरे पक्ष को बराबर करने में सहायता करता है। यहाँ पर ये Q और यहाँ R, ये दो लोग ऐसे लोग इसमें जुड़ जाते हैं इस समीकरण में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि A इसका जो दिया है वो भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और यही सीक्वेंस ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। दोस्तों आगे बढ़ें तो यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हुए हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला नोट कह रहा है कि प्रमेयिका, देखिए दोस्तों प्रमेयिका होता क्या है, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है, और इस कथन का किसी दूसरे कथन को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर कहा भी है कि इसको एक अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। अगला नोट्स हमारा यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम चरणों की एक श्रृंखला है। देखिए दोस्तों कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक है और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम क्या है, ये चरणों की एक चरणों की श्रृंखला होती है, और इस श्रृंखला में हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग होता है।
और प्रयोग करके हम क्या करते हैं, किसी दो धन पूर्णांकों जैसे ए बी है तो इसका HCF ज्ञात करने में किया जाता है। कैसे, यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दिया गया है भाजक, यहाँ भाज्य, यहाँ भागफल, यहाँ शेषफल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को दो जो धन पूर्णांक होंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सबसे छोटा होता है और जो सबसे बड़ा होता है तो छोटे वाले से हम क्या उसको भाजक बना देते हैं, जो बड़ा वाला उसको भाज्य बना देते हैं और उसके बाद जब भाग देते हैं तो भागफल यहाँ पर प्राप्त होता है। तो जो भागफल प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाता है, Q हो जाता है, और जो शेषफल प्राप्त होता है वही हमारा क्या हो जाता है, R हो जाता है। और इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को चरणों को पूरा करके और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यहाँ पर प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद हम HCF दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हम कुछ सवालों पर आगे चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 12 तथा 44 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें देखते हैं कि ये सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल और चूंकि यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ी जो है संख्या 44 है और छोटी जो है आपका 12 है। तो यहाँ पर 12 क्या है, छोटा है 44 से, इसलिए हम क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने बताया दोस्तों कि यहाँ 12 से भाग करेंगे किसमें, 44 में। तो 44 में 12 से भाग करेंगे तो 12 की 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, तो 4 बार जाएगा, ज़्यादा हो गया तो 3 ही बार ले आएंगे और ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ से घटेगा तो यहाँ आपका बच जाएगा आपका 8, क्योंकि अब जानते हैं 36 4 40 होता है, 4 44, तो 4 4 8 हो गया। अब उसके बाद देखिए दोस्तों ये सीक्वेंस किस टाइप का बनेगा कि बीच वाला पार्ट का होगा हमारा भाज्य होगा। तो भाज्य आपका हो जाएगा 44, उसके बाद फिर बराबर भाजक आपका 12 हो जाएगा और उसके बाद आपका 1 गुणे 3 भागफल 3 हो जाएगा, आप प्लस शेषफल आपका कितना आ गया 8 है। दोस्तों ये तो हुआ एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है एक चरण पूरा हुआ। अब एल्गोरिथम का प्रयोग जब करेंगे तो कई चरण इसके होंगे और इसको दोस्तों जो है HCF कैसे ज्ञात करते हैं तो आगे कई चरणों में जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया करते हैं। तो अभी शेषफल कितना है हमारा 8 है दोस्तों। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका जो शेषफल है और इसका जो यहाँ भाजक था अब इनके बीच में क्रियाएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 और ये 12 है तो ये इन दोनों में क्रियाएं होंगी तो 8 से भाग किया जाएगा किसमें 12 में। तो 12 में 8 का नाम 8 ही रह जाएगा यहाँ पर और ये बचेगा 4। दोस्तों फिर से क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं कि अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किस तरह से यहाँ पर ये 12 इक्वल 8 इंटू 1 प्लस 4। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी इसका शेषफल कितना हो रहा है, अभी 4 हो रहा है, जबकि यहाँ जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया करेंगे। तो फिर से पुनः क्या करते हैं, पुनः इसको देखते हैं तो ये इसका शेषफल अभी भाजक बन जाएगा और जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा। तो 4 से फिर भाग करते हैं किसमें, यहाँ 8 में, और उसके बाद यहाँ 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और उसके बाद यहाँ 0 आ गया। तो ये पूरी विभाजित हो गई। अतः अब देखेंगे कि ये आखिरी में जो 0 आएगा इसका जो भाजक होगा वही क्या होगा, दोनों का HCF होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 12 तथा 44 का HCF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। दोस्तों ये तो रहा इस तरह से विभाजन करने का, लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि इसको डायरेक्ट भी हल आप कर सकते हैं। जैसे आपको जब हल करना रहेगा तो सीधे आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है
और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा यहाँ देखिए दोस्तों 44 है और छोटा कौन है इसमें? तो आपका ये 12 है। तो अब क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ 12 से भाग करते हैं किसमें? 44 में। तो 44 में जब भाग करेंगे तो 12 12 12 12 दूनी 44 12 3 36, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और यहाँ पर बचेंगे आपका 8। फिर से यह जो है अब छोटा हो गया, यह बड़ा हो गया। तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं, अब फिर से ये जो भाजक था अब यहाँ भाज्य बन जाएगा 12 और उसके बाद फिर इसमें भी भाग करेंगे तो 8 8 का नम 8, यहाँ अब बचेगा यहाँ 4। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब ये फिर छोटा हो गया शेषफल, तो अब ये जो हमारा भाजक बन जाएगा और यहाँ जो भाजक था ये भाज्य बन जाएगा 8। उसके बाद 4 दूनी 8, तो ये पूरा पूरा जो है कट गया और 0 आ गया। तो जब 0 आ जाए तो उसी वाला जो भाजक होगा वही आपका क्या होगा दोस्तों? HCF होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 12 तथा 44 का HCF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों एक और सवाल और इस पर। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में दोस्तों क्या बताया गया है, इसमें दोस्तों देखेंगे कि ये 3 संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। तो इसको हल करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ दिया गया 18, 42 व 52 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि चूंकि यहाँ पर 18 से बड़ा जो है 42 है, अब 42 से बड़ा 52 है, तो दोस्तों सबसे पहले इन दो लोगों के बीच का HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ दोस्तों देखते हैं कि इसलिए ये 18 से भाग करेंगे 42 में, तो यहाँ पर 18 दूनी कितना होता है दोस्तों? 36। तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका? 6 बचेगा, 4 2 6। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये छोटा हो गया, तो अब फिर क्या करेंगे, और ये इसका जो है भाजक ये अब बड़ा हो गया, तो अब यहाँ पर इसको भाजक को यहाँ भाज्य बना देंगे। ये 18 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 6 से भाग करते हैं किसमें? 18 में। तो 6 6 3 कितना हो जाएगा? 18। दोस्तों यहाँ 0 हो गया, यानी अब इन दोनों का 18 और 42 का HCF कितना हो गया? 6। तो दोस्तों जो इन दोनों का HCF आएगा उसी HCF से क्या करेंगे, तीसरी संख्या से भाग एल्गोरिथम में विभाजन करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों पुनः हम क्या करते हैं, पुनः 6 व यहाँ 52 का विभाजन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 52। तो यहाँ पर 6 का 52 में भाग करेंगे तो 6 7 42, 6 8 48, 6 8 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। दोस्तों कितना बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बचेगा आपका 4। अब उसके बाद 4 छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो अब फिर से क्या करेंगे, ये भाजक था इसको भाज्य बना देंगे 6 और उसके बाद 4 से फिर इसमें भाग करते हैं तो एक बार जाता है 4 का नम 4 और उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा? 2। तो दोस्तों अब फिर ये जो है क्या होता है, यहाँ पर ये 2 छोटा हो गया और ये भाजक जो बड़ा हो गया, तो अब फिर से इसमें भाग करेंगे किससे? यहाँ पर भाज्य बना देंगे 4 को और 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर ये 0 हो गया। दोस्तों अब जो है इन तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा? अतः यहाँ आपका 18, 42 व 52 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये 6 केवल इन दोनों को विभाजित कर रहा था, लेकिन अब जो है इनको नहीं विभाजित करेगा, इसलिए आखिरी में जो हम डिसाइड किए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 होगी जो 18 को 42 को और 52 को भी विभाजित करेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।